अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और आज हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। एंड व्हाट इज पब्लिक हेल्थ? आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हमारे साथ मेडिसिन है और एक है पब्लिक हेल्थ। तो मेडिसिन जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ हॉस्पिटल्स है, जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पे क्योरमेंट हो रही है। तो एक है क्योरमेंट ऑफ डिजीज और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मतलब है कि हम डिजीज को बिल्कुल प्रिवेंट कर लें, जिस तरह डायबिटीज मिलाटस है। तो अगर हम कम्युनिटी के अंदर लोगों को एजुकेट कर ले कि उनका वेट नॉर्मल हो और उनकी डाइट ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो वो डायबिटीज उनको डेवलप ही नहीं होगा। दूसरे साइड पे हॉस्पिटल में जो बंदे काम कर रहे, जो स्टाफ काम कर रहे, वहाँ पे कोई डायबिटिक पेशेंट आ जाते हैं, वो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे। तो एक है क्योरमेंट ऑफ डिजीज, ये मेडिसिन का काम है, हॉस्पिटल का काम है, जो जिसमें डॉक्टर्स और मेडिसिन, जो जिसको हम कहते हैं ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द क्योरमेंट ऑफ डिजीज। एंड पब्लिक हेल्थ हमारे साथ है कि जिसमें हम प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते, और क्योंकि प्रिवेंशन हमारे साथ कास्ट इफेक्टिव भी है और इस पर खर्चा भी कम आता है, और डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो श्योर नहीं है कि उससे बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अनसर्टन है, प्रोग्नोसिस जो है ना वो अनसर्टन है, क्या है वो बंदा ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करेंगे तो एक डिजीज़ अगर किसी को बिल्कुल हो नहीं था, हो जाता नहीं है, किसी को बिल्कुल अगर डिजीज़ होता नहीं, तो ये जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है। और पब्लिक हेल्थ का फोकस जो है ना वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है। और एपिडेमियोलॉजी जो है ना, ये आप सबको पता होना चाहिए कि एपिडेमियोलॉजी ये पब्लिक हेल्थ की वो है, बैकबोन है, या जिस तरह आप इसको कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन भी है पब्लिक हेल्थ की। तो एपिडेमियोलॉजी में हम ये चीज़ें, मेन पर्पस एपिडेमियोलॉजी का ये है कि हम डिजीज़ की मुख्तलिफ एस्पेक्ट को स्टडी कर लें। किस पर्पज़ के लिए? कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट और कंट्रोल कर लें। मेन इसका मोटिव जो है ना एपिडेमियोलॉजी में ये होता है। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव है कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है, फिर एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स क्या है, और फिर एपिडेमियोलॉजी की यूजेस क्या है, और स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एपिडेमियोलॉजी का जो वर्ड है, इसका माना क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो ये बेसिकली हमारे साथ ग्रीक वर्ड ईपी, जिसका माना है कि अपान or among, and demos mean people are distinct, and logos mean study. So the study of what is upon the people. तो डिजीज जो है ना, आप सबको पता होना चाहिए कि डिजीज जो है ना लोगों के ऊपर ही आते हैं, पीपल्स के ऊपर डिजीज आते हैं, और डिजीज जो है ना वो लोग सफर हो जाते हैं। तो हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर लोगों के ऊपर जो डिजीज या डिजीज या वो डिजीज उनको हो गया है, या वो डिजीज के लिए एट रिस्क है, तो ये चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट अप्लाइज टू ह्यूमन पॉपुलेशन, कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर स्टडी करेंगे कि उनको कौन सा डिजीज होने वाला है, या उसके रिस्क ज़्यादा है, या कोई डिजीज उनको हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये कुछ इसकी जो है ना मुख्तलिफ डिफिनीशन है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इसकी डिफिनीशन ये है कि ये हमारे साथ मेडिकल साइंसेज की वो ब्रांच है जो एपिडेमिक्स को ट्रीट करता है। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ एपिडेमियोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट जो है ना उन्होंने लिया है। एपिडेमियोलॉजी एक ब्रॉड साइंस है, वो हम सिर्फ हम एपिडेमिक्स को स्टडी नहीं करते। एपिडेमिक्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये जो कोलर एलएच है वो कह रहे हैं कि एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक्स और इसकी प्रिवेंशन। लेकिन ये दोनों डेफिनेशन जो है ना, हाँ ये ज़रूरी है, ये बात ठीक है कि हम एपिडेमियोलॉजी में एपिडेमिक्स स्टडी करते हैं, लेकिन सिर्फ एपिडेमिक्स जो है ना वो फोकस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो जो एपिडेमियोलॉजी की जो लेटेस्ट डिफिनीशन है WHO के मुताबिक, जो उसकी डिफिनीशन है वो है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स or events in a specified population and the application of this study to control of health problem। ये WHO की जो है ना कंप्रेहेंसिव डिफिनीशन है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें डिटर्मिनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, और हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट क्या है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स या इवेंट जो है ना,
ये हमारे साथ है हेल्थ रिलेटेड स्टेट में, ये आपके साथ डिजीजेज है। अच्छा, एक चीज याद रख ले, एक डिजीज होता है और डिजीज के लिए या इस तरह हम डिसऑर्डर वगैरह, इलनेस, ये सारे टर्म इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे के स्लाइड्स में। लेकिन ये डिजीज, डिसऑर्डर्स, इंजरी, इंजरी भी इसमें आ सकती है, सही है। तो ये सारी चीजें, ये हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन के अंदर हम इन चीजों की हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, डिजीज है या डिसऑर्डर है या इलनेस है या इंजरी है। इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं और दूसरा चीज हम क्या स्टडी करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये डिजीज कौन से लोगों में है, हु, और ये डिजीज कौन सी इलाके में है, वियर, एंड व्हेन, ये डिजीज कब होता है। फॉर एग्जांपल टीबी है, तो हम ये देख लें कि टीबी किन लोगों में है, आया वो बच्चों में है या वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है या एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के अंदर है। फिर वियर, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, प्लेस। व्हेन, हु के लिए हम टर्म यूज करते हैं पर्सन, और वेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं प्लेस, और व्हेन के लिए हम यूज करते हैं टाइम। तो ये चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टडी करते हैं कि कौन सा डिजीज, ये डिजीज को हम कहते हैं कि व्हाट मीन कौन सा डिजीज, और वो डिजीज किन पर्सन के अंदर है, वो हु, एंड कौन से एरिया के अंदर है, वियर, एंड व्हेन, कौन से टाइम में वो डिजीज होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम डिस्कस करने वाले, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। डिजीजेस का हम डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में, और डिजीजेस का हम डिटर्मिनेंट भी स्टडी करते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट मीन, इसमें फिर हम ये देखते हैं कि व्हाई एंड हाउ डिजीज, व्हाई एंड हाउ, ये दो क्वेश्चन जो हम, इसका मतलब है कि हम डिजीज की रिस्क फैक्टर या काजेज हम स्टडी करते हैं कि ये डिजीज क्यों काज होता है। तो डिटर्मिनेंट में हम उस डिजीज की रिस्क फैक्टर या काजेज स्टडी करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिर्फ देखते हैं कि वो डिजीज पर्सन, प्लेस, टाइम में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो बेसिकली ये दो चीजें जो एपिडेमियोलॉजी के डिफिनीशन में है, ये दोनों टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है। और अगर आप उसकी फिर काज मालूम करना चाहते हैं तो ये है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, एक चीज याद रख ले कि अब एपिडेमियोलॉजी ये फर्स्ट लेक्चर है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे साथ होता है एक्सपोजर, एक होता है एक्सपोजर, एक्सपोजर मीन रिस्क फैक्टर, और एक होता है आउटकम, और आउटकम यूजुअली क्या होता है, डिजीज। तो एपिडेमियोलॉजी में हम इन दो चीजों की बात करेंगे कि एक्सपोजर और आउटकम। अगर एक बंदा एक्सपोज है तो आया उसको वो डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है, तो एक्सपोजर और आउटकम। अब देखें, अगर आप सिर्फ एक्सपोजर की डिस्ट्रीब्यूशन भी आप मालूम कर सकते हैं। एक्सपोजर क्या है, स्मोकिंग है, तो आप स्मोकिंग देखना चाहते हैं कि ये स्मोकिंग कौन लोग स्मोकर है और कहाँ पे स्मोकर ज्यादा है, और ये साल के कौन सी टाइम में, या फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी टाइम में स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जब उनको कोई स्ट्रेस हो उस वक्त स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या उनको कोई फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में हो तो वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या तो ये मुख्तलिफ मेरा मकसद ये कि एक्सपोजर का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर सकते हैं और आप आउटकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम कर सकते हैं। आउटकम तो डिजीज है, तो हम अगर आप एक्सपोजर या आउटकम दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना चाहते हैं तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है। लेकिन अगर आप इस एक्सपोजर और आउटकम के आपस में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि इस एक्सपोजर से ये डिजीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप रेस्पेक्टर या काज मालूम करना चाहते हैं, तो ये आपके साथ हो गया डिटर्मिनेंट, और ये है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। तो ये तकरीबन आगे जितनी भी हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीजें होंगे। तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोजर और आउटकम, तो दो मेन चीजें एक्सपोजर और आउटकम। अगर आप सिर्फ डिस्क्राइब करें दोनों को तो ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, और अगर आप दोनों की रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो वो है एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजी ये ऑलरेडी वही चीज है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिटरमिनेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज केसेस, कि कितने लोगों को वो डिजीज है,
एंड एपिडेमियोलॉजी स्टडीज हु गेट्स डिजीज एंड व्हाई। अब ये हु गेट डिजीज, तो ये आपके साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है कि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है कि किन बंदों को डिजीज हुआ है एंड व्हाई, और क्यों हुआ है, तो ये आपका एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी होगी। एंड एपिडेमियोलॉजी स्टडीज सिक एंड वेल पीपल, ये कंपैरिजन पर्पस के लिए एपिडेमियोलॉजी में हम जो लोग बीमार हो गए उनके साथ कुछ वेल लोगों को भी हम स्टडी करते हैं, और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये बंदा बीमार हो गया है और ये बीमार नहीं है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि एक को डिजीज हुआ और दूसरे को डिजीज नहीं हुआ। वन ग्रुप गॉट द डिजीज एंड द अदर वन आर स्पेयर्ड, मीन कि उनको डिजीज नहीं हुआ है। तो उनको क्यों डिजीज नहीं हुए, वो फॉर एग्जांपल आपने दो ग्रुप ले लिए और एक ग्रुप को डिजीज हुआ है, टीबी हुआ है, दूसरे ग्रुप को नहीं हुआ है। तो जब आपने पूछ लिया और उससे इन्वेस्टिगेट किया तो आपको पता चला कि जिन लोगों को टीबी हुआ है उन्होंने बीसीजी की वैक्सीन नहीं लगाए, और जिनको टीबी हो गया है, जिनको नहीं हुआ है तो उन्होंने वैक्सीन लगाया है। मतलब जो वेल पीपल है उन्होंने बीसीजी की वैक्सीन लगाए है, और जो आपके साथ सिक पीपल है उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए। तो ये आपको जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में क्रूशियल डिफरेंस ये कि एक ग्रुप आपके साथ वैक्सीनेटेड है और दूसरा वैक्सीनेटेड नहीं है। सम पीपल डिस्क्राइब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कह रहे हैं कि आपके साथ एपिडेमियोलॉजी इज स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स। एंड व्हाट इज एन एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या है, तो an epidemic occurs when there are significantly more cases of the same disease than past experience would have predicted। अच्छा, past experience का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि past experience से ज्यादा केसेस आपके साथ, तो इस याद रख लें कि प्रेवेलेंस या नंबर ऑफ केसेस के बेस पे हम डिजीज की क्लासिफिकेशन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक हमारे साथ है प्रेवेलेंस और केसेस ऑफ डिजीज, इसकी बेस पे हम डिजीजेस की क्लासिफिकेशन करते हैं। एक स्टार्ट में हमारे साथ है एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज। अच्छा, अब एंडेमिक डिजीज का मतलब है कि जब आपके साथ एक डिजीज यूजुअली एक इलाके में एक कांस्टेंट रेट से जो है ना वो उसके केसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया है, मलेरिया के हर महीने हमारे साथ 5-10 केसेस आते हैं, तो 5 to 10 केसेस ऑफ मलेरिया जो हमारे साथ यूजुअल फ्रीक्वेंसी, आप मलेरिया, अब यूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ मलेरिया हमारे साथ ये कि 5 to 10 केसेस इसकी मलेरिया की हमारे साथ आमतौर पर पाए जाते हैं या रिपोर्ट होते हैं। तो अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ से इसको ड्रा कर लो तो मेरे साथ ये केसेस हो गए, ये मंथ्स हो गए, डेज हो गए कि आपके साथ पूरे मंथ के डे 1 से लेकर 10 तक और फिर 13 20 और आखिर 30, ये 30 डेज को आपने मंथ के अंदर डिवाइड किया है, और आपके साथ यहाँ पे केसेस है कि 5 केसेस है, 10 केसेस है, 15 केसेस है। तो यूजुअली हमारे साथ केसेस जो है ना वो ज्यादातर कितने 10 केसेस जो है ना वो 10 तक केसेस जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। ये अब है यूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज, और इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल है। मलेरिया भी पाकिस्तान में एंडेमिक है, इसके अलावा अब तकरीबन डेंगू जो है ना वो भी एंडेमिक हो गया है। बहुत से डिजीज ऐसे है कि पाकिस्तान में वो या हर एक एरिया के अंदर वो एंडेमिक लोकेशन की हम बात करेंगे कि कौन सी एरिया और उसमें वो डिजीज कॉमनली पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एंडेमिक डिजीज है। अब याद रख ले अगर इस तरह हो जाता है, व्हाट इज एपिडेमिक, दूसरा फिर क्या है, ये एंडेमिक है, दूसरा है एपिडेमिक। एपिडेमिक ये है कि आपके साथ जो यूजुअल फ्रीक्वेंसी थी वो यूजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई। पास्ट एक्सपीरियंस ये है अब कि आपके साथ 5 to 10 केसेस है, लेकिन अब आपके साथ थोड़े से टाइम में, अब देखिए वही एक महीना है और आपके साथ इसमें केसेस आ गए, आपके साथ केसेस जो है ना वो 100 केसेस आ गए, ये 50 केसेस हो गए और यहाँ पे 0 50 100 केसेस। तो आपके साथ अब वही डेज है और आपके साथ पहले यूजुअल फ्रीक्वेंसी आपके साथ ये है कि आपके साथ 5 to 10 केसेस है, लेकिन अब आपके साथ बहुत कम, एक हफ्ते के अंदर आपके साथ 100 केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो ये अब नॉर्मल पैटर्न जो है ना, जो एंडेमिक पैटर्न था वो डिस्टर्ब हुआ और आपके साथ बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए, तो इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। समझ आ रही?
यही एंडेमिक यूजुअल फ्रीक्वेंसी, लेकिन यही यूजुअल पैटर्न या पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो अगर डिस्टर्ब हो जाए और बहुत कम टाइम में आपके साथ बहुत ज्यादा केसेस आ जाए, उसको फिर हम कहते हैं एपिडेमिक। और ये एपिडेमिक थर्ड पे हमारे साथ है पेंडेमिक। अब पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक मीन कि यही एपिडेमिक अगर आपके साथ लार्ज स्केल हो, ये एन एपिडेमिक ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मीन कि आपके साथ पूरा कंट्री, होल कंट्री, या आपके साथ पूरा बरियाजम, होल कॉन्टिनेंट, उसमें जब आपके साथ या पूरी वर्ल्ड के अंदर एक जिस तरह कोविड का आया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उसके केसेस आ गए और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा आ गए, तो उसको फिर हम कहते हैं पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक वो डिजीज होता है जिसका एपिडेमिक आपके साथ लार्ज स्केल और मुख्तलिफ कंट्री के अंदर वो हर जगह पे पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक डिजीज। अच्छा, तो तीन हमने डिस्कस की कि एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है। अब स्पोरोडिक क्या है? स्पोरोडिक का मतलब ये है कि स्पोरोडिक हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें हमारे साथ रेयर, बहुत कम केसेस है, रेयर केसेस और स्केटर्ड, स्केटर्ड केसेस। फॉर एग्जाम्पल एक केस आपके साथ चतराल में है, एक केस आपके साथ बलूचिस्तान में है, एक केस आपके साथ पेशावर में है, और इन केसेस का आपस में कोई लिंक भी नहीं है। तो इस तरह की कोई डिजीज अगर हो जो बहुत कम केसेस हो और स्कैटर्ड हो, उसका जियोग्राफिक लोकेशन भी एक दूसरे से चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं स्पोरोडिक नेचर। और फिफ्थ वन है एग्जोटिक। एग्जोटिक केसेस या एग्जोटिक उस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपके साथ एक डिजीज जो है ना वो एक जगह पर ना हो और वो डिजीज जो है ना वो इन माइग्रेशन के साथ उस कंट्री में आ जाए। यूजुअली उस कंट्री के अंदर वो डिजीज मौजूद नहीं है। जिस तरह पोलियो के ऊपर कितना स्ट्रिक्टनेस है कि पाकिस्तान से कोई भी बंदा बाहर जा रहा है उसकी पोलियो जो है ना उसकी पोलियो टेस्ट होता है कि उसको कोई पोलियो इन्फेक्शन तो नहीं है। वो इसलिए कि पोलियो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी दुनिया की से एरेडिकेटेड है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर इसके केसेस मौजूद हैं। तो इसलिए जब कोई भी बाहर जाते हैं उसकी स्क्रीनिंग होती है पोलियो के लिए, क्योंकि ये अगर किसी और कंट्री, फॉर एग्जाम्पल अब अमेरिका के अंदर पोलियो की पेशेंट नहीं है, पोलियो फ्री है, तो अगर अमेरिका के अंदर कोई पाकिस्तान से पोलियो जो है ना वो वापस लेके जाते उधर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सोटिक केसेस या एक्सोटिक नेचर ऑफ डिजीज। तो माइग्रेशन के साथ जब एक डिजीज एक कंट्री के अंदर आ जाते हैं उसको हम एक्सोटिक कहते हैं। और स्पोरोडिक आपको मैंने बता दिया कि ये रेयर डिजीज है। एंडेमिक आपके साथ यूजुअल फ्रीक्वेंसी है, और एपिडेमिक आपके साथ जब बहुत ज्यादा केसेस बहुत कम टाइम में आ जाए, और यही एपिडेमिक अगर आपके साथ लार्ज स्केल पे हो और पूरी कंट्री अफेक्ट कर ले, उसको फिर हम कहते हैं पेंडेमिक। तो अब आप लोग को समझ आया होगा कि एपिडेमिक्स अगर when there are significantly more cases of the same disease than past experience। वो past experience मैंने आपको बता दिया कि वो past experience यूजुअली एंडेमिक नेचर को कहते हैं कि एंडेमिक उसका फॉर एग्जांपल 5 to 10 केसेस है, और फिर आपके साथ बहुत ज्यादा कम टाइम में आपके साथ बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस को वो उसे हट कर आपके साथ बहुत ज्यादा केसेस आ जाते, 5-10 केसेस के बजाय आपके साथ 100 केसेस आ जाते, तो उसको फिर हम कहते हैं एपिडेमिक। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो मेनली आपके साथ एपिडेमियोलॉजी में दो टाइप्स है, एक डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है और एक एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ इवेंट को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन केसेस कि कितने कितने नंबर को हम देखते हैं, नंबर को, कि टोटल पॉपुलेशन में आपके साथ कितने लोग टीबी के पेशेंट है, टोटल पॉपुलेशन में आपके साथ कितने लोग स्मोकर है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वैक्सीनेटेड है, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग हाइपरटेंसिव है। ये सारी चीजें अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं और इसकी फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पर्सन, टाइम, प्लेस देखते हैं कि कौन से लोगों में वो डिजीज है और कौन सी वक्त में वो डिजीज हो जाता है और उसका जियोग्राफिक लोकेशन क्या है। तो ये चीजें हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि हम डिटर्मिनेंट स्टडी करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मीन कि हम काजेज और रिस्क फैक्टर के पीछे लगे होते हैं कि हम मालूम कर ले कि ये डिजीज व्हाई एंड हाउ, क्यों काज हो जाता है, एंड रिस्पांस टू स्टडी हाइपोथेसिस। यूजुअली डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हमारे साथ हाइपोथेसिस डेवलप होते हैं। हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने देख लिया कि एक जगह है और वहां पे लोग बहुत ज्यादा स्मोकर हैं, स्मोकर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और जब आपने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में देख लिया कि वहां पे स्मोकर जो है ना जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कॉमन है,
फिर जब आपने पूछ लिया तो उस एरिया के अंदर आपके साथ लंग कैंसर के पेशेंट भी ज्यादा है। तो आपने दो चीजों की डिस्क्रिप्शन स्टडी की, आपने स्मोकर का भी आपने मालूम किया है, रेस्पेक्टर का और लंग कैंसर का। अब अगर आप जितने स्मोकर्स हैं उनसे जब आप पूछ रहे हो उसमें से ज्यादा लंग कैंसर के पेशेंट है, तो आपको एक आइडिया मिल जाती है कि आई स्मोकिंग और लंग कैंसर के दरमियान कोई रिलेशनशिप है। तो ये जो एजम्पशन हम बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, ये एजम्पशन इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो आपके साथ डिस्क्रिप्टिव लेवल पे ये हाइपोथेसिस डेवलप होता है और इस हाइपोथेसिस को फिर हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे, इसको हम ये चेक करते हैं कि आया वाकई स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम उस हाइपोथेसिस को रिस्पांस टू स्टडी हाइपोथेसिस मीन कि वहां पे जो एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान जो रिलेशनशिप के बारे में हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया था, उस हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और रिलेशनशिप हम देख दें कि वाकई इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है या नहीं है। एंड यूज वेरियस एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, इसके लिए मुख्तलिफ स्टडी डिजाइन हम यूज करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड मीन स्टडी डिजाइन, और उस डिजाइन के थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसमें फिर हम मालूम करते हैं कि ये काज है या नहीं है। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस हमारे साथ यहाँ पे डेवलप हो जाता है उसको फिर हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी ये मेन चीज है। फिर लेकिन अगर आप सिर्फ डिजीज के बारे में, अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम रेस्पेक्टर का भी आप जो है ना, या वैक्सीनेशन कवरेज आप मालूम करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन कवरेज भी आप जो है ना डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी करते हैं तो उसमें फिर हम किसी खास डिजीज को टारगेट करेंगे कि टीबी की जो एपिडेमियोलॉजी की है, जिस तरह आप लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ टीबी, और उसमें फिर आप लिखते हैं कि टीबी की इतनी न्यू केसेस है और इतना इसका प्रेवेलेंस है, तो उसको फिर हम डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, या हेल्थ स्पेसिफिक या इंजरी स्पेसिफिक, वो आप उसी के मुताबिक जो है ना लिखते हैं। और जब इन चीजों को हम अप्लाई करते हैं किस पर्पस के लिए, कि हम डिजीजेस को प्रिवेंट और कंट्रोल कर ले, तो उसको फिर हम कहते हैं अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी। तो मेनली आपके साथ टाइप्स दो हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। लेकिन इसको अगर आप डिजीज में स्पेसिफाई करते तो उसको फिर हम डिजीज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और इसको अगर इन दोनों को अगर आप एप्लीकेशन इसकी करते हैं और डिजीज प्रिवेंशन पर्पस के लिए आप यूज करते तो उसको फिर हम अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन एंड ऑब्जर्विंग द बेसिक फीचर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। और यहाँ पे हम जो मुख्तलिफ स्टडी डिजाइन यूज कर सकते हैं, याद रख लें कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी, ये यहाँ पे जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली रिसर्च है। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये रिसर्च है। कोई भी आपके साथ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये है कि या आप डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं या आप रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। लेकिन दोनों के अंदर डिस्क्रिप्शन चाहे आप स्टडी करते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं ओनली उसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए आप जो स्टडी डिजाइन यूज करेंगे वो आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, उसमें हमारे साथ जो स्टडी डिजाइन होते हैं वो यूजुअली सर्वे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल सर्वे उसको कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल सर्वे। क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये होता है कि यूजुअली हम केसेस ऑफ डिजीज मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, और फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए सबसे बेस्ट जो स्टडी है वो है सर्वे। कि हम सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आपको ये डिजीज है या नहीं है, या आप स्मोकर हो या नहीं, या आपने वैक्सीन लगाया है या नहीं। तो ये आपको पेशेंट जो है ना आपको बताएंगे, तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने हैं, टीबी पॉजिटिव पेशेंट कितने हैं, और जिनको टीबी नहीं है वो कितनी है। तो ये सारी चीजें यूजुअली आपको प्रेवेलेंस का, डिजीजेस के प्रेवेलेंस का हमें पता चल जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी अब डिजीज को फिर हम क्या कहते हैं, यूजुअली उसको हम प्रेवेलेंस कहते हैं। आगे हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन जो स्टडी डिजाइन है टिपिकल, वो है यूजुअली क्रॉस सेक्शनल स्टडी, या यही डिस्क्रिप्टिव सर्वेज वगैरह हम करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि हु मीन पर्सन एंड वेयर मीन प्लेस एंड व्हेन मीन टाइम। अब ये इन तीन चीजों के अंदर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करते हैं। एंड टीबी प्रेवेलेंस हायर एंड ओवर क्राउडेड एरिया, अब ये हमें इन चीजों से पता चल जाता है जब हम डिस्क्रिप्टिव हम जब स्टडी करते हैं और हमें पता चल जाता है कि टीबी की प्रेवेलेंस कौन सा डिजीज है, टीबी है, वेट और प्लेस जो है ना हमारे साथ कौन सी प्लेस है, ओवर क्राउडेड प्लेस है।
तो यहाँ पे हमें प्लेस का पता चल जाता है कि ये उन और क्राउडेड प्लेस के अंदर जो पर्सन है उनके अंदर ये टीबी की प्रेवलेंस ज्यादा है। डेंगू आउटब्रेक इन मानसून सीजन। अब मानसून सीजन के अंदर चूंकि मस्कीटो की ब्रीडिंग जो है ना होती है और मस्कीटो आपके साथ ज्यादा होते हैं, और मस्कीटो जो है ना आपको पता है कि वो डेंगू वायरस के लिए वेक्टर है। तो जब आपके साथ वेक्टर मौजूद होंगे तो आसानी से डिजीज जो है ना वो कॉमनली फिर स्प्रेड होंगे। इसी तरह हायर डायबिटिक प्रेवलेंस इन ओल्डर एडल्ट। तो अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल के अंदर आपके साथ टाइम का मेंशन है, इस एग्जांपल के अंदर आपके साथ प्लेस मेंशन है, और हायर डायबिटिक प्रेवलेंस इन ओल्डर इसके साथ आपके साथ पर्सन की स्पेशली आपके साथ एज के ओल्ड एज की लोग जो है ना उनमें आपके साथ। तो ये इसी तरह हम मुख्तलिफ डिजीजेस के अंदर ये टाइम प्लेस पर्सन चेक करते। अब एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप। अब मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि जब आप एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान एक्सपोजर मैंने आपको बता दिया, एक्सपोजर को क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर, और आउटकम को क्या कहते हैं, डिजीज। इन दोनों के दरमियान मैंने आपको देखा कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हमारे साथ इन दोनों के दरमियान हाइपोथेसिस डेवलप हो जाता है। तो फिर हम उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को कंफर्म करने के लिए, उसको हम टेस्ट करने के लिए हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी यूज करते हैं। एंड टेस्टिंग अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ डिजीज टू अ पोटेटिव काज। पोटेटिव काज मीन कि कोई पोटेंशियल काज है जो कंफर्म नहीं है, जो हमें सिर्फ जो है ना एक क्लू मिला है, लेकिन अब यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि आया वो काज है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, और उस रिसर्च के अंदर हम ये मालूम करेंगे कि इस एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इस एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल ये एक्सपोजर क्या है मेरे साथ, स्मोकिंग है, और इस स्मोकिंग और डिजीज ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो आया इस एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा स्मोकिंग है और डिजीज ऑफ इंटरेस्ट मेरा सीएचडी है, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इसको स्टडी करने के लिए हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी यूज करते हैं। और इसके लिए जो स्टडी डिजाइन यूज होते हैं वो यूजुअली कोहोर्ट स्टडी डिजाइन है और केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन है, जो आगे हम इंशाल्लाह स्टडी डिजाइन में पढ़ेंगे। लेकिन कोहोर्ट क्या है कि आप दो ग्रुप लेते हैं, आपने एक ग्रुप ले लिया वो सारे स्मोकर है, एक्सपोज्ड है, और कंपेरिजन पर्पस के लिए आपने दूसरा ग्रुप ले लिया और वो है नॉट एक्सपोज्ड आपके साथ नॉन स्मोकर है, और इन दोनों को आप जो है ना फॉर एग्जांपल फॉलो कर रहे, देख रहे उसकी, और फिर आप देखते कि इनमें से कितने लोगों को सीएचडी डेवलप हुआ। तो कुछ लोगों को सीएचडी डेवलप होगा और कुछ लोगों को सीएचडी डेवलप नहीं होगा। तो फिर आप ये देख ले कि आपके साथ जिन लोगों को सीएचडी डेवलप हुए तो वो स्मोकर में ज्यादा है या नॉन स्मोकर में ज्यादा है। तो अगर आपके साथ स्मोकर में सीएचडी के पेशेंट ज्यादा है और नॉन स्मोकर में कम है, तो हमें पता चल जाता है कि रिस्क हमारे साथ स्मोकर में ज्यादा है। तो ये कोहोर्ट स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें हम एक्सपोजर के साथ लोगों को लेते हैं और फ्यूचर में उसको फॉलो करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। और फिर हमें अगर इंसिडेंस केसेस हमारे साथ एक्सपोज ग्रुप में ज्यादा है और नॉट एक्सपोज में कम है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो स्मोकिंग है इसका इस डिजीज के साथ रिलेशनशिप है। तो ये हम कोहोर्ट स्टडी में ये फाइंड आउट करते हैं। इस तरह केस कंट्रोल में भी हम जो है ना मुख्तलिफ एसोसिएशन मालूम कर सकते हैं। तो ये आगे इंशाल्लाह स्टडी डिजाइन का अपना यूनिट है, उसमें फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी की अपनी स्टडी डिजाइन है और डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की अपनी स्टडी डिजाइन है, और उसी के थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे। अगर आपने डिस्क्रिप्शन करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कोई सर्वे करना है, और अगर आपने कोई एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में रिलेशनशिप मालूम करना है तो उसके लिए फिर आपने रिसर्च करना है कोहोर्ट स्टडी डिजाइन या केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन से, और आपने स्मोकिंग और या एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान रिलेशनशिप निकालना है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज में हम मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट याद रख लें कि डिटर्मिनेंट हमारे साथ ब्रॉड एक फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को बहुत पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल हाइजीन है, तो अब ये हाइजीन अगर इसके ऊपर अगर हम फोकस कर ले और हमारा हाइजीन बहुत है, गुड हाइजीन है, तो ये गुड हाइजीन फिर आपके लिए जो है ना ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, ये आपकी हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट कर ले। लेकिन अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हाइजीन आपके साथ पुअर हाइजीन बन जाएगा, और पुअर हाइजीन फिर आपके साथ जब पुअर हाइजीन बन जाता है तो ये पुअर हाइजीन फिर आपके साथ ये मुकम्मल ये आपका रिस्क फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ये फिर आप मुख्तलिफ डिजीज को काज करने में ये रोल प्ले करता है। तो ये फिर आपके साथ डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया। अगर हम जनरली हाइजीन की बात करते हैं तो हाइजीन के ऊपर आप अगर काम करेंगे तो आप इसको इम्प्रूव कर रहे हैं,
और इम्प्रूव करेंगे तो आपका ये पॉजिटिवली हेल्थ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखता तो वो फिर पुअर हाइजीन होगा, और पुअर हाइजीन आपके साथ फिर रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स है जिसको हमने 4-5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किए गए हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर एज है, सेक्स है, जेनेटिक्स है। अब कुछ डिजीज ऐसे है कि वो एज, जिस तरह निमोनिया हो गया या कालरा वगैरह हो गया या इस तरह की जो है ना मीजल, ये ज्यादातर बच्चों के डिजीज है। अगर हम डायबिटीज को देखें या इस तरह अल्जाइमर डिजीज को देखें या पार्किंसन डिजीज को देखें तो वो ओल्ड एज की डिजीज है। सेक्स में कुछ डिजीज ऐसे है कि वो मेल में ज्यादा उस कॉमन होते हैं, कुछ डिजीज फीमेल में ज्यादा कॉमन है। जेनेटिक्स, अब देखिए अगर आपका फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपकी पेरेंट्स में कोई डायबिटिक है, तो बच्चों को फिर जीन्स जो है ना ट्रांसफर होते हैं और उनमें उनमें फिर डायबिटीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। इसी तरह बिहेवियरल फैक्टर का आपके पर्सनल जो है ना आदत जो है, जिस तरह आप एक बंदे वो फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, डाइट उसका अनहेल्दी डाइट है। अब देखिए अगर उसका डाइट ठीक है, हेल्दी डाइट है, तो ये हेल्दी डाइट आपका डिटर्मिनेंट है और ये आपकी पॉजिटिवली आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। लेकिन आपका अगर अनहेल्दी डाइट है तो ये आपका रिस्क फैक्टर बन जाता है। फास्ट फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या अगर स्मोकिंग एक बंदा करे वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ओबेसिटी हो गई, ये सारे बिहेवियरल फैक्टर है। ठीक है। इस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर एनवायरमेंट के अंदर सैनिटेशन ठीक ठाक है, वहां पे नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट है, तो ये पॉजिटिवली हेल्थ को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है, सैनिटेशन ठीक नहीं है, तो ये आपके मुख्तलिफ जो है ना वाटर बोर्न डिजीज और ये सारी चीजें हो सकती है। सोशल फैक्टर याद रख ले, इससे आपके साथ यूजुअली सोशल फैक्टर जो है ना ये आपकी जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके लिए बहुत जरूरी है। मेंटल डिसऑर्डर, ये जो आप साइकेट्री में पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड वगैरह और ये शिजोफ्रेनिया वगैरह, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सारी चीजें, अगर पॉवर्टी है, एजुकेशन ठीक नहीं है, बेसिक राइट्स लोगों को नहीं मिल रहे, तो ये सारे वो फैक्टर है कि वो बंदे को लेके जाता है और वो डेवलप करेगा मेंटल डिसऑर्डर। इसी तरह हेल्थ केयर फैक्टर, अब हेल्थ केयर फैक्टर भी बहुत जरूरी है। अगर आपका एक्सेस सर्विसेज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन सेंटर आपके आसपास नहीं है, आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आप अनवैक्सीनेटेड होंगे, तो जब आप अनवैक्सीनेटेड होंगे तो आपको ज्यादा एक डिजीज होने की चांस ज्यादा है। तो डिटर्मिनेंट में ये सारी चीजें आते हैं। अच्छा, अब एक चीज याद रख ले, यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज द एंटेसिडेंट टू एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आपने नहीं की है और आप एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी कर ले। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी पहले करेंगे, वो बेस है, और उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं उसी के बेस पे फिर आप एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी करेंगे। जिस तरह हम एंटेसिडेंट की बात करते हैं, एंटेसिडेंट तो आप सबको पता है कि एंटेसिडेंट्स पेरेंट्स को कहते हैं। तो अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर उसके बच्चे के कहाँ से आएंगे। तो इसी तरह अगर आपके साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी नहीं है तो आप एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आपको इन चीजों का, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में आपको ये चीजें चाहिए कि हमने किस चीज को देखना है और कौन से इलाके के अंदर प्लेस और कौन सा डिजीज है। और ये देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन हमें, मैंने आपको बता दिया कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं कहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में। तो जब इस डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में ये चीजें आपको मिल जाती है और हाइपोथेसिस आपके साथ डेवलप हो जाते हैं, तो उस हाइपोथेसिस को फिर स्टडी करने के लिए हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, वियर और व्हाट और ये हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में होती है। और ये चीजें हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से मिलेंगे तो तब हम उस पर एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ये सारे इंफॉर्मेशन, these information are obtained from descriptive epidemiology, ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से हासिल होते हैं और उसी के बेस पे फिर हम जो है ना एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज द एंटेसिडेंट टू एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में वही चीजें है, टाइम, प्लेस, पर्सन, और इसको हम डिस्कस करेंगे कि टाइम में क्या है, पर्सन है तो पर्सन मीन हु। अब उस पर्सन का, जिस बंदे को डिजीज हुआ है, उसका एज क्या है, आया वो डिजीज, वो यंग एज में डिजीज का मन है या ओल्ड एज में, वो मेल है या फीमेल है, और उसकी एथनिसिटी, वो फॉर एग्जांपल चाइनीज है या वो बंदा एशियन है,
तो ये इसी बेस पे भी एथनिसिटी भी आपके साथ पर्सन से रिलेटेड है। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हमने डिस्कस किया कि आया उसके कोई जो है ना पेरेंट्स को वो डिजीज तो नहीं था, तो मतलब ये कि अगर पेरेंट्स में भी वो डिजीज है तो ये बंदा जेनेटिकली प्रेडिस्पोज है। और कंकरेंट डिजीज का मतलब ये है कि आप उस बंदे के अंदर पहले से कोई डिजीज चल रहा है, तो जब पहले से बॉडी में कोई डिजीज हो तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो जाता है। और कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम जिन लोगों के होते हैं, तो कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम वाले लोगों को डिजीज होने के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं। डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, उन बंदे की डाइट हेल्दी है हेल्दी नहीं है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये पर्सनल जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो स्मोकर वगैरह है या नहीं है, तो ये सारी चीजें हमने देखने हैं। इसके अलावा रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये वन व्हीलिंग और इस तरह बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाना, ये इंजरीज वगैरह के लिए ये आपके साथ एड्रेस करता है उस बंदे को, तो ये आपके साथ। इसके अलावा पर्सन की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर वो फॉर एग्जांपल अच्छा कमाता है, उसके पास पैसे है, तो वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा और उसके सब कुछ होंगे, तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है ना वो अक्सर जो है ना ऐसे डिजीज कुछ है जिस तरह निमोनिया वगैरह हो गया या कॉलरा वगैरह हो गया, अगर ये सारे जो है ना ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ इनके रिलेशन है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कुछ बीमारियां ऐसे है कि वो जो है ना वो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को भी हो सकते हैं, जिस तरह डायबिटीज़ वगैरह हो गया या एमआई हो गया। तो मतलब ये हम पर्सन की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ हद तक जो है ना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना वो हेल्थ से उसका रिलेशनशिप है, लेकिन उसके बाद वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल डाइट की हद तक अच्छा डाइट, अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना, ये आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ लिंक करता है, लेकिन ये कुछ वक्त के बाद फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। एजुकेशन है, एजुकेटेड लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर डिजीज होने की रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। ऑक्यूपेशन, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं, जिस तरह माइन में कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो माइन या रेडिएशन को वो लोग एक्सपोज है, तो उनमें फिर डिजीज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर प्लेस है, तो ये जियोग्राफिक प्लेस है कि जहाँ भी वो डिजीज होते हैं तो वहाँ पे एजेंट्स, फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, या वो खास बैक्टीरिया उधर है या नहीं है, या वेक्टर्स, जो वेक्टर्स है मॉस्किटोज वगैरह वो उधर है कि नहीं है, क्लाइमेट, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, और जियोलॉजी मीन की उसके अर्थ के अंदर कोई मिनरल्स वगैरह ऐसे है, या जिस तरह अब हम देखेंगे कि ये जो कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे मुख्तलिफ यूरेनियम वगैरह या इस तरह की जो मेटल्स वगैरह होते, तो उन एरियाज के अंदर फिर रेडिएशन वगैरह ज़्यादा होते हैं और उन लोगों को कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्लेस से रिलेटेड है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अर्बन एरिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है, और जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोगों के घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, तो फिर वहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ कम होती है, और डेंस एरिया के अंदर जो है ना आसानी से डिजीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर लोग अच्छे काम जॉब उनकी है, सब कुछ है, तो ये भी उस प्लेस के साथ है कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पियेंगे, तो डिजीज होने की चांस फिर कम हो सकती है। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस, अगर अच्छे न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस है, वो प्योर जो है ना खाना खाते हैं और वो फॉर एग्जांपल नेचुरल फूड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनमें फिर डिजीज़ के रिस्क। लेकिन अगर वो सारे फास्ट फूड यूज़ करते हैं और इस तरह की रिस्क की फूड यूज़ करते हैं, तो उसमें डिजीज़। इस तरह मेडिकल प्रैक्टिसेस के एक एरिया के मेडिकल प्रैक्टिसेस कैसे, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है ना घरों के अंदर डिलीवरी हो जाती है, और उनकी फिर जो है ना बच्चों को जब वो अम्लाइकस उसको काट लेते, तो उसकी हाइजीन का वो ख्याल नहीं रखते, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस होते हैं, तो वो किसी अनस्टीराइल जो है ना छुरी से या नाइफ से जो है ना उसको काट लेते हैं, तो उसमें फिर इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिसेस है, ये भी किसी लोकेशन के साथ, ये प्लेस के साथ इसकी रिलेशनशिप है, और ये भी आपके हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट कर सकता है। इस तरह टाइम है, तो टाइम मीन कैलेंडर टाइम, कि आपके साथ वो डिजीज विंटर जनवरी में वो डिजीज के केसेस ज़्यादा है, या नवंबर में उसकी केसेस ज़्यादा है, या कोई भी जो है ना मंथ जो है ना उसमें उसके केसेस ज़्यादा है, तो ये भी टाइम से डिजीज का टाइम कौन सा है। और टाइम सेंस एंड इवेंट, ये ड्यूरेशन ऑफ डिजीज है कि वो डिजीज कितने सालों से है, वो एक्यूट नेचर का डिजीज है या वो क्रॉनिक नेचर का डिजीज है, तो ये ड्यूरेशन। फिजियोलॉजिक साइकिल जिस तरह है, सर्काडियन रिदम है हमारा, या इस तरह फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, तो ये
ये ना हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फिजियोलॉजिक साइकिल है। अब इस फिजियोलॉजिक साइकिल के अंदर या इसमें ये लिखा है कि यूजुअली जो हार्ट अटैक होते हैं वो यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में लोगों को हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसी वक्त जो है ना इसका इस ये टाइम के साथ उसका रिलेशनशिप है फिजियोलॉजिकल साइकिल। या अगर एक फीमेल है वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको जो है ना एग्रेशन वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादातर हो जाती है। तो ये इसका ताल्लुक जो है ना वो ये इस एग्रेशन का या एंगर का या इस तरह के डिजीज़ का ताल्लुक जो है ना, या बैक पेन अगर उनको है तो या ये सारी चीज़ें उनकी ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, उस वक्त के साथ है जब उस वक्त के अंदर उसको ये साइकिल है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना डिजीज़ का इस फिजियोलॉजिकल साइकिल के साथ भी रिलेशनशिप होता है। और एज, ये टाइम सिंस बर्थ है, एज भी टाइम में आ जाता है कि वो डिजीज जो है ना यंग एज में है या ओल्ड एज है। तो यंग एज का मतलब है कि टाइम कम है, उसका एज उसका कम है, और अगर वो लॉन्ग ओल्ड एज का है तो उसका उसमें टाइम ज्यादा है। सीजनलिटी, कुछ डिजीज ऐसे कि वो विंटर सीजन में कॉमन है और कुछ डिजीजेस के वो समर में कॉमन है। तो ये आपके साथ सीजनलिटी है। और टेम्पोरल ट्रेंड जो आपको पता होना चाहिए कि टेम्पोरल ट्रेंड का मतलब ये कि एक बंदा एक्सपोज है एक रिस्क फैक्टर को, एक्सपोज है एक रिस्क फैक्टर को। फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्मोकर है। तो ये स्मोकर अगर 10 साल या 15 साल ये स्मोकिंग कर ले तो तब उसको क्या होता है, लंग कैंसर होता है। तो यहाँ पे लंग कैंसर और स्मोकिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके बीच हमारे साथ 10 ईयर का टाइम है, ये टाइम इन्वॉल्वमेंट है। जब एक रिलेशनशिप है लेकिन उस रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहिए तो उसको हम कहते हैं टेम्पोरल ट्रेंड, या उसको हम टेम्पोरल रिलेशनशिप कहते हैं कि जब बीच में टाइम इन्वॉल्व। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे ने आज एक सिगरेट पी लिया और कल उसको लंग कैंसर होगा, इस तरह तो नहीं है ना कि एक बंदा फॉर एग्जांपल 10-15 साल के लिए स्मोकिंग कर ले और उसको बाद में वो डिजीज हो जाता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं टेम्पोरल। तो इसमें भी बीच में टाइम इन्वॉल्व, इसलिए टाइम में हम ये चीजें भी स्टडी करते हैं। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि डिस्क्रिप्टिव प्रीमियरोलॉजी में हम कैसे स्टडी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एक इवेंट हुआ है और इस इवेंट के अंदर आपको ये काम दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट कर ले कि इस इवेंट के अंदर 2220 पीपल वर एक्सपोज्ड एंड 1520 ऑफ देम डाइड। इतने लोगों में से इतना ज्यादा लोग जो है ना वो एक्सपोज हो गए हैं किसी भी इवेंट को और वो मर चुके हैं। तो हमने ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ये टाइम प्लेस पर्सन के अंदर आपने एपिडेमियोलॉजिस्ट डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या करना है कि पर्सन ये देखना है कि इन लोगों में ये कौन से पर्सन है, ये मेल है, फीमेल है, यंग है, ओल्ड है, और प्लेस इनका कहाँ था, कहाँ पे ये इवेंट हुआ है और टाइम क्या था। तो एज एपिडेमियोलॉजिस्ट हम इन 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे। तो अब हम पूछेंगे किससे, हम वहां पे जाएंगे, सर्वे करेंगे और सर्वे में जो सर्वाइवर है, अब देखें टोटल मेरे साथ 200 इतने लोग हैं और इतने तकरीबन अबाउट 1500 उसमें उसकी डेथ हो गई है, टोटल ये है और इसकी तकरीबन ये डायड लोग हैं। तो अब कुछ सर्वाइवर तो है ना, कुछ तो जिंदा बचे हैं, उन जिंदा लोगों से हम पूछेंगे या उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे हम पूछेंगे या वहां पे जो और रिलेटेड पर्सन है उससे हम पूछेंगे कि ये इवेंट जो हुआ है तो ये कैसे हुआ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कुछ साल पहले मरी के अंदर जो बर्फबारी हुई थी और बर्फबारी की वजह से सारे लोग जो है ना अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने गाड़ी बंद किए थे और अपनी गाड़ियों के अंदर वो उन्होंने सर्दी की वजह से हीटर ऑन रखे थे और बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला इन सब ने हीटर ऑन किया था और हीटर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो गाड़ियों के अंदर जो है ना जमा हुआ था और उसकी वजह से बहुत से लोगों को सफोकेशन हुआ था और वो डेथ उनकी हो गई थी। तो इसी तरह ये जो इवेंट हुआ है इस इवेंट के अंदर हमने इन लोगों से पूछना है और हमें फिर टाइम प्लेस पर्सन तीनों का पता चल जाएगा। पर्सन में हमारे साथ अब हमने जब ये क्वेश्चन पूछ लिए तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसमें कौन कौन से लोग हैं, मेन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है। मतलब ये कि सिर्फ एक खास ग्रुप नहीं है कि सिर्फ यंग मेन है या सिर्फ चिल्ड्रन है, बल्कि 3 मिक्सचर है। आपके साथ मेन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी, ये सब एक्सपोज हुए थे और मेजॉरिटी ऑफ देम हु डाइड वर वेल्दी। हाँ, अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका ये था कि वो सारे वेल्दी लोग थे और उनका एज जो है ना यंग थे सारे, यंग मीन बिटवीन 18 to 50 ईयर्स व्हेन कंपेयर टू सर्वाइवर।
तो ये आपको, ये हमने पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया। फिर हमने जब प्लेस के बारे में पूछ लिया तो इनका प्लेस क्या था, ऑल दोज एक्सपोज वर विद इन वन ब्लॉक ऑफ वन अनदर एंड द क्लाइमेट वाज टू कोल्ड। ये किसी होटल के अंदर, किसी कोल्ड एरिया के अंदर विजिट पे गए थे और वहां पे ये एक ही होटल के एक ही ब्लॉक के अंदर इन सबका स्टे था। तो जहां पे उनका स्टे था उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, कोल्ड टेम्परेचर था। और टाइम क्या था, मिड अप्रैल, और अप्रैल में ये हुआ था ये इवेंट, टाइम ये है। एंड पीपल डाइड विद इन आवर्स ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग एक्सपोजर। अब ये जो एक्सपोजर हुआ है ये बेसिकली कोल्ड को हुआ है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से सब लोग, इतना कोल्ड टेम्परेचर था कि इस टेम्परेचर की वजह से बहुत कम टाइम में हमारे साथ इतने लोगों की डेथ हो गई। तो हमने जब इसको एक्सप्लोर किया तो हमें पर्सन का भी पता चला, प्लेस का भी पता चला और हमें टाइम का भी पता चला। इसी तरह हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में कोई भी इवेंट हो जाते हैं तो हम इसको इसी तरह एक्सप्लोर करेंगे। अब एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में पर्सन, प्लेस, टाइम, ये हमने डिस्कस किया। इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपके साथ डेमोग्राफिक मीन कि कौन से एरिया, और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन फिर ये कि वहां की जियोग्राफी कैसी है, वो आपके साथ अर्बन है, रूरल है, ये है। और सीजनल पैटर्न, सीजनल पैटर्न भी हम देखेंगे कि वो डिजीज आपके साथ टाइम, ये टाइम से रिलेटेड है सीजनल पैटर्न। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज जो है ना वो आपके साथ नंबर, उसकी प्रेवलेंस का, ये सारी चीजें हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में पता चल जाएगा। और यूजफुल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर आपको पता चला कि एक जगह पे एक डिजीज के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपने इन्वेस्टिगेशन किया और वहां पे टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे कोई टीबी सेंटर ओपन करेंगे, वहां पे आप कोई टीबी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू, जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन फिर आप क्या करते हैं, वहां पे आप रिसोर्सेज एलोकेशन भी करते हैं, वहां पे कोई हेल्थ प्रोग्राम भी स्टार्ट करते हैं। और आपको मुख्तलिफ हाइपोथेसिस भी डेवलप हो जाते हैं कि यहाँ के लोग फॉर एग्जाम्पल ओवर क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं और उस ओवर क्राउडेड कंडीशन की वजह से उन सबको टीबी हो जाता है। तो यहाँ पे आपके साथ हाइपोथेसिस भी डेवलप होंगे और उसको फिर आगे आप टेस्ट करेंगे। अब एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हम क्या स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, एंड व्हाट इज द टू थिंग्स आर एक्सपोजर एंड इफेक्ट। मैंने आपको बताया कि एक्सपोजर एंड आउटकम। तो इस रिस्क फैक्टर का इस डिजीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके बारे में जो हमारे साथ यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को स्टडी करते हैं, काजेस को स्टडी करते हैं, और वो हाइपोथेसिस जो हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में डेवलप हो गई उन हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। अब एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम ये तीन चीजें स्टडी करते हैं। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। अब देखें डिजीज कैसे काज होती है। अगर एजेंट मौजूद है, एजेंट, एजेंट मीन बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एजेंट है, और फिर होस्ट है जिनको डिजीज काज होते हैं वो मौजूद है, और वो एनवायरनमेंट। अब देखें ये एजेंट है, ये एजेंट जो है ना ये वो स्ट्रांग एजेंट होना चाहिए, और ये होस्ट जो है ना ये ससेप्टेबल होना चाहिए। ससेप्टेबल मीन कि ये कमजोर है, इसका इम्यून सिस्टम डाउन है, इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको HIV है। तो अब ये एजेंट आपके साथ कोई एक ऐसा एजेंट है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, उसके डिफेंस सिस्टम को जो है ना ये क्रॉस कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत स्ट्रांग है, और ये इम्यून सिस्टम, ये बंदा जो है ये ससेप्टेबल है, इसका इम्यून सिस्टम सब कुछ डाउन है, और एनवायरनमेंट जो है ना वो इस एजेंट के लिए फेवरेबल है। तो तब आपके साथ क्या होगा, डिजीज काज होगा। तो ये वाई, हाउ एंड वाई जब हम पढ़ते तो हाउ एंड वाई के लिए हम ये चीजें स्टडी करते हैं कि एजेंट कौन सा एजेंट है, उस डिजीज का एजेंट कौन सा है, और फिर होस्ट के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी वजह से उसको ये डिजीज हो जाता है, और एनवायरनमेंट के अंदर कौन से फैक्टर है कि वो इस डिजीज के लिए फेवरेबल है। तो इसलिए ये तीन चीजें हम एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब एजेंट में हम स्टडी करते हैं कि आ रहा है वो एजेंट आपके साथ कोई, सिर्फ हम एजेंट हमारे साथ सिर्फ माइक्रोब्स नहीं है। हम एजेंट जब सुनते हैं तो हमारे जहन में माइक्रोब्स आते हैं, लेकिन माइक्रोब्स के अलावा आपके साथ पॉइजन भी एजेंट है। ये पॉइजनिंग जो हो जाती है, एलर्जिन भी, जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, रेडिएशन एक्सपोजर ये भी आपका है, और फिजिकल ट्रामा, ये जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, डिस्लोकेशन हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एजेंट। ये कौन से एजेंट है, मैकेनिकल एजेंट।
और माइक्रोब्स आपके साथ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो है ना, ये इसको सोशल एजेंट कहते हैं। ये कौन सा एजेंट है? सोशल एजेंट। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोई ग्रीफ वगैरह, कोई बंदा बहुत ज्यादा सैड है, और या किसी की जो है ना कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये क्या है, इसको सोशल एजेंट्स कहते हैं। माइक्रोज बायोलॉजिकल एजेंट है, और फिजिकल ट्रामा मैकेनिकल एजेंट है, और ये रेडिएशन आपके साथ फिजिकल एजेंट में आता है। रेडिएशन, नॉइज, पोल्यूशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सारे फिजिकल एजेंट्स हैं। एलर्जन और ये पॉइजन, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल एजेंट्स। तो एजेंट्स आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंट्स मुख्तलिफ किस्म, केमिकल एजेंट्स हो गए, फिजिकल एजेंट हो गए, मैकेनिकल एजेंट हो गए, बायोलॉजिकल एजेंट एंड सोशल एजेंट्स। फिर होस्ट के अंदर देखें, ये होस्ट की फैक्टर है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, या उसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, या वो ओल्ड एज का है या यंग एज का है, यंग एज एंड ओल्ड एज बोथ, ये ऐसे एज है कि वो बंदा एट रिस्क होता है डिजीज के लिए, आसानी से वो डिजीज डेवलप कर सकता है। एंड पर्सनल बिहेवियर, स्मोकर है, अल्कोहल यूज करता है, ये उस बंदे को ज्यादा डिजीज के लिए एट रिस्क करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका ठीक नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होस्ट से रिलेटेड है जो डिजीज को काज करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके साथ ये है कि वहां पे अगर कोई ओवर क्राउडिंग है, या अब एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसा अब क्लाइमेट है, क्लाइमेट इसमें आता है, या इसमें आपके साथ जो है ना रेनी सीजन वगैरह आते हैं, मूनसून वगैरह, तो ये सारी चीजें इस तरह है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और उसमें अगर वो उस एनवायरनमेंट के अंदर उस एजेंट के लिए कोई जो है ना अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्रीड कर ले, और उसकी जो है ना वो एजेंट उस वक्त जो है ना वो, या अगर एक बैक्टीरिया है और वो आपके साथ जिस तरह फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए एक बैक्टीरिया एसिडोफिलस बैक्टीरिया, तो अब उस बैक्टीरिया के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर वो ग्रो करेगा और वो डिजीज काज करेगा। या जो हमारी एनवायरनमेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बोथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो बैक्टीरिया है टेटनस की बैक्टीरिया, क्लस्ट्रिडियम टेटनाई, उस बैक्टीरिया को जब एनेरोबिक एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, वो उसके अंदर जो है ना वो ग्रो कर लेता है, और जब इस तरह ऊन बन जाते हैं जिसमें ब्लड फ्लो कम हो और एनेरोबिक एनवायरनमेंट हो, तो उसमें वो ग्रो करते हैं और वो टेटनस काज करते हैं। तो ये सारी चीजें एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि आया वो एनवायरनमेंट उस एजेंट के लिए फेवरेबल है, या उस एनवायरनमेंट के अंदर क्राउडिंग है, या उस एनवायरनमेंट के अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए चैनल मौजूद है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है, वो ट्रांसफर होता है एक बंदे से वेक्टर के थ्रू, जिस तरह मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सारा डिजीजेस जो है ना वो वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो अगर एक जगह पे ये वेक्टर मौजूद है, या वेकल मौजूद है, या रिजर्वायर मौजूद है, वेक्टर आपको पता है कि यूजुअली ये मॉस्किटो वगैरह ये सारे वेक्टर्स हैं। व्हीकल आपके साथ ये नॉन सर्जिकल जो चीजें, नॉन लिविंग जो चीजें, जिसमें जो मैकेनिकली ट्रांसफर करता है। व्हीकल मीन मैकेनिकली, ये मैकेनिकली फॉर एग्जाम्पल एक मच्छर है, और उस मच्छर की पाव के साथ कोई जो है ना बैक्टीरिया लग जाते हैं, और वो फिर खुराक पे बैठ जाते हैं, और उधर से फिर कोई यूज कर लेते हैं, तो ये एज ए व्हीकल काम करते हैं। लेकिन वेक्टर ये होता है कि वो चीज जो है ना उसकी बॉडी की लाइफ साइकिल का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह प्लाज्मोडियम है, अब प्लाज्मोडियम देखे, प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है ना आपको पता है कि ये उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, सक करते हैं, मॉस्किटोज को सक कर लेते हैं प्लाज्मोडियम की मीरोजाइट्स को, और फिर वो जो है ना उसकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है स्पोरोजाइट में, और वो स्पोरोजाइट फॉर्म में फिर दूसरे बंदे को जो है ना वो इंजेक्ट कर लेता है। तो जब वो एजेंट उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और उसको फिर जो है ना वो दूसरे बंदे में ट्रांसफर करता है, ये वेक्टर है। और सिर्फ अगर मैकेनिकली उसके साथ अटैच हो जाता है, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ, कोई ये जो मच्छर जो है ना उसकी पाव के साथ कोई चीज अटैच हो जाती है, ये मैकेनिकल व्हीकल है। और ये रिजर्वायर तो आपको पता है कि रिजर्वायर आपके साथ नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ब्लड के अंदर जो है ना कोई माइक्रोब मौजूद है, या किसी पानी का तालाब है और उसके अंदर माइक्रोब्स मौजूद है, तो ये सारे आपके साथ रिजर्वायर है। अच्छा, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एपिडेमियोलॉजी एज द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, और इट हेल्प्स अस व्हाई डिजीज अकर, हु इज अफेक्टेड, वेयर एंड व्हेन द डिजीज, ये ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमियोलॉजी इसी के बेस पे फिर हम, जब हमें इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है, तो हम डिजीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम हेल्थ को प्रोमोट भी कर सकते हैं, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए हमें रिसर्च
क्योंकि एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च जो है ना फिर अगर हम प्रैक्टिस के अंदर यूज करेंगे तो हमारा रिसर्च जो है ना वो हमारा प्रैक्टिस जो है ना वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बन जाता है। अच्छा, इज एपिडेमियोलॉजी अ साइंस? तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस, व्हाट डिसिप्लिन्स आर साइंसेस एंड व्हाट डिसिप्लिन्स आर नॉट साइंसेस एंड इज पब्लिक हेल्थ साइंसेस इज एपिडेमियोलॉजी अ साइंस? ये मुख्तलिफ मेन क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजी साइंस है या नहीं है। तो आपको पता है कि साइंस के अंदर हम क्रिएटिव एंडीवर मीन कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई चीज हम डिस्कवर करते हैं, कोई इन्वेंशन वगैरह हम करते हैं और हम वहां पे क्वेश्चनिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन का करते हैं और हम एम्पेरिकल एविडेंस निकालते हैं रिसर्च के अंदर। तो और हाइपोथेसिस हम जो है ना बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं। ये सब कुछ हम एपिडेमियोलॉजी में भी कर सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी में हम एविडेंस को तलाश करते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसलिए एपिडेमियोलॉजी भी हमारे साथ क्या है, ये साइंस है। एंड व्हाट आर द यूनिक स्किल ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट? एपिडेमियोलॉजिस्ट का यूनिक स्किल क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी याद रखिए कि एपिडेमियोलॉजिस्ट का रोल बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड रोल है इसका। लेकिन जो मेन की रोल है वो ये है कि मेजरिंग डिजीज फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन। सबसे पहले डिजीज के केसेस, डिजीज बर्डन मालूम करना कि केसेस कितनी है डिजीज की, ये उसके बाद एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वेज एंड बैलेंस। वेज एंड बैलेंस का मतलब याद रख ले कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना जो केस निकाले उसको हम फिर जो है ना उसमें जो बायस जो एरर वगैरह होता है उसको हम निकालेंगे, केयरफुली हम देखेंगे और उससे हम जो है ना ऐसा नहीं है कि हम जो है ना कोई गलत तरीके से जो है ना हम इन्वेस्टिगेशन कर ले और हम हेल्दी लोगों को भी काउंट कर ले। तो सिर्फ और सिर्फ डिजीज फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, बल्कि उसको फिर वेज एंड बैलेंस का मतलब ये है कि उसे हम जो है ना कोई बायस कोई एरर हमने किया उसको हम निकालेंगे और उसी के बेस पे फिर हम कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स। कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स का मतलब है कि फिर हम ये फॉर एग्जांपल आपने किसी डिजीज का प्रेवलेंस मालूम किया कि 2025 में आपके साथ टीबी के केसेस कितने हैं। अब टीबी के केसेस आपने निकाला कि ये मेरे साथ सब कुछ आपने जब कंफर्म किया तो आपको पता चले कि 500 केसेस है मेरे साथ और कहाँ पे फॉर एग्जांपल पेशावर में है। अब ये आपने टीबी का प्रेवलेंस निकाला 2025 में, फिर हम इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैसे कर सकते हैं? तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट हम दो तरीकों पे कर सकते हैं। एक हम पेशावर ही के अंदर 2024 के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि 2024 के अंदर टीबी केसेस कितने थे और अब ये ज्यादा हो गए या कम हो गए। तो ये हम अक्रॉस दी टाइम पीरियड मीन कि हम टाइम पीरियड में भी ये कंपैरिजन कर सकते हैं और हम ये कंपैरिजन जो है ना स्पेस के थ्रू भी कर सकते हैं। स्पेस मीन अक्रॉस स्पेस कि हम पेशावर का कंपेयर कर ले किसी और एरिया के साथ, मर्दान के साथ या पेशावर का हम कराची के साथ कंपेयर कर ले कि कराची में कितने केसेस है और पेशावर में कितने केसेस है। तो ये अक्रॉस स्पेस है और अक्रॉस टाइम भी हम कर सकते हैं। तो ये कंपेरिजन का अब इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उस कंपैरिजन के लिए हम मुख्तलिफ रेट्स निकालते हैं और रेट्स क्या है? फॉर एग्जांपल प्रेवेलेंस रेट, प्रेवेलेंस भी रेट है ना, और वो प्रेवेलेंस रेट मैंने आपको बताया कि हमने टीबी का निकाला। तो ये प्रेवेलेंस रेट और प्रेवेलेंस रेट क्या होता है, उसमें दो चीजें, एक आपके साथ इवेंट होता है और एक होता है पॉपुलेशन एट रिस्क। इवेंट एंड पॉपुलेशन एट रिस्क कैसे? कोई भी रेट जब आप निकालेंगे तो रेट में आपके साथ दो चीजें हैं, ऊपर आपके साथ इवेंट्स होंगे और नीचे आपके साथ पॉपुलेशन एट रिस्क होगा, पॉपुलेशन एट रिस्क। अब मैंने कौन सा रेट निकालना है? प्रेवेलेंस रेट मैंने निकालना है, पीआर प्रेवेलेंस रेट। तो इवेंट मेरे साथ क्या है? फॉर एग्जांपल टीबी केसेस कहां पे है? इन पेशावर और कब? इन 2025। ये मेरा इवेंट हो गए। इवेंट मेरे साथ क्या है? टीबी केसेस इन पेशावर इन 2025। और मेरे साथ पॉपुलेशन एट रिस्क में क्या है? पीपल ऑफ पेशावर या पॉपुलेशन ऑफ पेशावर, पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इन 2025। तो 2025 में पेशावर की जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से इतने लोगों को टीबी हो गया, तो ये पॉपुलेशन एट रिस्क है और इन पॉपुलेशन के अंदर इतने लोगों को टीबी हो गया, तो ये आपकी इवेंट है और ये आपका टोटल पॉपुलेशन है। इस तरीके से हम सारे रेट्स निकालेंगे, इस तरीके से हम सारे रेट्स निकालेंगे। आगे इसमें देखें, ये जो हम इसमें हमारे साथ ये इवेंट जो है ना ये नोमिनेटर है और ये जो पॉपुलेशन एट रिस्क है ये डिनोमिनेटर है। आप सबको पता है कि जब हम दो चीजें एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर है वो उसको हम कहते हैं कि ये नोमिनेटर है और ये इस नीचे वाले टर्म को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर,
ये और न्यूमिनेटर आपका होगा यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पीपल टू होम समथिंग हैपेंस। फॉर एग्जाम्पल उनको टीबी हो गया या वो मर गए, जो ये सारे आपके इवेंट्स है। और कितने जो लोग हैं जिन लोगों के अंदर ये इवेंट अकर हुआ है, वो इवेंट्स आपका जो है ना वो पॉपुलेशन है ट्रेस के, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, तो यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में हम टू स्टडी द काज। अब ये हमने डिस्कस किया ना, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं, उसमें हम एटियोलॉजी काज ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और जब हम काज मालूम करते हैं तो उस काज फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी एजेंट क्या है, प्राइमरी एजेंट क्या है, उस प्राइमरी एजेंट को मालूम करना और आया वो हमारे साथ काजेटिव फैक्टर है कि नहीं है, वो सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। टू डिटरमिन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एजेंट और काजेटिव फैक्टर, फिर उस एजेंट की कि आया वो एजेंट, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वो एजेंट तो ऐसा नहीं है कि वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि वो आपके साथ ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा जहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये इस एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी हमने स्टडी करने की, आया वो एजेंट आपके साथ एनारोबिक है या एरोबिक है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी बहुत ज्यादा ऐसे फैक्टर है कि उस एजेंट का हमने मालूम करने हैं। फिर वो डिजीज जो अगर है, कोई भी डिजीज है, तो हमने ये भी मालूम करना है कि वो डिजीज हमारे साथ वेक्टर बोर्न डिजीज है या वो एयर बोर्न डिजीज है या वो वाटर बोर्न डिजीज है या वो ब्लड बोर्न डिजीज है। हमने उसके लिए, क्योंकि अगर ये चीज हमें पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है कि ये डिजीज जो है ना वो किस रूट से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हमें कोई भी पता नहीं चलता कि हम कैसे उसको प्रिवेंट कर ले। लेकिन अगर हमें पता है कि ये डिजीज जो है ना ये ब्लड बोर्न डिजीज है, तो फिर हम उस पेशेंट के ब्लड से अपने आप को बचाएंगे। हमें कोई जिस तरह हेपेटाइटिस सी है, तो हेपेटाइटिस सी चूंकि ब्लड से ट्रांसफर होते हैं, तो अगर हमें पता है उस जो पेशेंट है उसके ब्लड से हम अपने आप को बचाए, तो हमें हेपेटाइटिस सी ट्रांसफर नहीं हो सकती। या अगर एक डिजीज है वो फॉर एग्जांपल जो है ना वो टीबी है, वो एयरबोर्न डिजीज है, तो अगर हम मास्क वगैरह यूज कर ले तो फिर हम उस बंदे से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अगर हमें पता हो तो फिर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो भी हमने पता करने हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एक डिजीज है उसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हो या इस तरह अगर ओबेसिटी हो, तो वो उस डिजीज को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो हमने उन फैक्टर को जो है ना फिर मालूम करना है। एंड टू आइडेंटिफाई द जियोग्राफिक पैटर्न, जियोग्राफिक पैटर्न में हमने पता करना है कि आए वो डिजीज जो है ना कौन से जियोग्राफी के अंदर वो डिजीज कॉमन है, वो किस कौन से लोकेशन के अंदर वो डिजीज, तो ये सारी चीजें हम एपिडेमियोलॉजी में मालूम करते हैं। इसके अलावा ये भी हम मालूम करते हैं नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज और डिसेबिलिटी और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। आगे इंशाल्लाह इस पर पूरा यूनिट है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या है। लेकिन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ये है कि एक डिजीज जो है ना वो एक्सपोजर एक बंदे को हो गया, एक्सपोजर मीन की बॉडी के अंदर जो है ना कोई एजेंट एंटर हुआ। अब जब एजेंट एंटर हुआ तो अब ये डिजीज स्टार्ट हो जाएगा, और ये डिजीज स्टार्ट होगा और आखिर में ये इस डिजीज जो है ना उसका कोई आउटकम होगा। आउटकम मीन कि ये बंदा या तो रिकवर हो जाएगा या रिकवर नहीं हो जाएगा, ये उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी, या वो बंदा जो है ना उस डिजीज की वजह से उसकी डेथ होगी। तो अब यहाँ स्टार्ट से लेकर आखिर तक ये डिजीज कैसे प्रोग्रेशन इसकी होती है, इसमें कोई भी हम इंटरप्शन नहीं करते, हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते कि हम इस डिजीज को स्टॉप करें। लेकिन नेचुरली हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जब ये क्यों करते हैं, इसलिए कि हमने एक्सपोजर हो गया तो साइन सिम्टम उसको कब शुरू हो गए, साइन सिम्टम कब शुरू हो गए, फिर साइन सिम्टम कब खत्म हो गए और फिर उसकी रिकवरी कैसी हो गई। तो ये मुख्तलिफ जो नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज है इसको जब हम स्टडी करते हैं और कोई भी इंटरवेंशन कोई भी हम ट्रीटमेंट यूज नहीं करेंगे, अनइंटरप्टेड हम इसको छोड़ेंगे कि हम इस डिजीज की इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, जिस तरह इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, एक्सपोजर से लेकर साइन सिम्टम तक जो टाइम होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड और ये सारी चीजें, इन्फेक्शियसनेस इस डिजीज की कब स्टार्ट हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, ये सारे इंफॉर्मेशन तब हमें पता चलेगा जब हम इस डिजीज को अनइंटरप्टेड छोड़े। और अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज कहते हैं। इसी तरह ये अगर आपको पता चल जाता है कि डिजीज के केसेस कितने हैं और कहाँ पे ज्यादा है, तो इसी के बेस पे फिर हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज वहाँ उस एरिया के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है ना वो प्लान करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो पॉलिसी मेकर है, ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि डिजीज कहाँ पे ज्यादा है, तो वो डाटा फिर हम पॉलिसी मेकर वगैरह के साथ शेयर करते हैं और वो इसी के बेस पे मुख्तलिफ जो है ना पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे एपिडेमियोलॉजी की यूजेज है। अब पर्पज क्या है, तो पर्पज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पर्पज मेनली इसका पर्पज ये है
कि हम डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट कर ले, ठीक है। इसका और कोई पर्पस है ही नहीं कि हम डिजीज के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें मालूम कर ले, उस डिजीज की काजेज का हमें पता हो, उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड का हमें पता हो, उस डिजीज की मोड ऑफ ट्रांसमिशन का हमें पता हो। तो एपिडेमियोलॉजी में हम ये सारी चीजें इसलिए मालूम करते हैं कि इन सब चीजों के ऊपर हम काम कर ले और उस डिजीज को हम कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर ले। तो इसलिए प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या फर्क है? प्रिवेंशन मीन कि एक ये डिजीज बिल्कुल होना न हो जाए, स्टॉप समथिंग फ्रॉम अकरेंस, स्टॉप समथिंग फ्रॉम अकरेंस। अब डिजीज बिल्कुल आप स्टॉप कर ले कि डिजीज आपके साथ ना हो जाए, इसको प्रिवेंशन कहते हैं। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ये है कि डिजीज हो गया है, केसेस हो गया है, लेकिन इस केसेस को हम जो है ना ट्रीट कर ले और इसको हम आइसोलेट कर ले कि इनसे और लोग अफेक्ट ना हो जाए। तो इन केसेस को जो है ना आप अगर एक जगह पर बंद करेंगे, उनको आप ट्रीट करेंगे कि ये और भी कम हो जाए, तो इसको कंट्रोल कहते हैं। और दूसरे लोगों को बचाने के लिए कि ये डिजीज किसी और को ना हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। इन दोनों में थोड़ा तो एपिडेमियोलॉजी हमारा मेन पर्पस ये है कि हम डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल कर लें। अच्छा, लास्ट टॉपिक अब क्या है कि स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब स्कोप मीन की बाउंड्री, स्कोप कहते हैं बाउंड्रीज को, कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे एपिडेमियोलॉजी के अंदर, हम क्या इसके लिमिटेशन के, इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो याद रख ले, एपिडेमियोलॉजी बहुत ज्यादा एक वास्ट डिसिप्लिन है। इसमें डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ केयर प्लानिंग, पॉलिसी डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करते हैं। ये भी कम है। इसके अलावा मैंने आपको बता दें कि कोई रेयर डिजीज आपके साथ आ जाते हैं, उस रेयर डिजीज के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया 2019 में, जब कोविड आ गया तो कोविड-19 का किसी को पता नहीं था कि ये क्या है, ये कैसे ट्रांसफर होता है। अब इस डिजीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, इसको स्टडी करना कि ये क्या है, कैसे ट्रांसफर होता है, जिसको केस स्टडी कहते हैं, ये किसका काम है? ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम है। और यहाँ से लेकर फिर प्रिवेंशन और प्रमोशन और हेल्थ केयर प्लानिंग और पॉलिसी बनाना कि आपने ये पॉलिसी कि आपने आइसोलेट करना है पेशेंट को, या आपने मास्क यूज करना है, या वैक्सीन आपने लगाने, ये सारी चीजें जो है ना, और यहाँ पे रिसर्च करना है, ये सब के सब जो है ना एपिडेमियोलॉजी का स्कोप है। बल्कि इससे भी ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें जो आगे हैं इंशाल्लाह बाकी के लेक्चर में डिस्कवर करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजी आप सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ वास्ट डिसिप्लिन, और इसकी जो है ना बाउंड्री जो है ना बहुत ज्यादा वसी है, और इसमें हम बहुत सी चीजों को स्टडी करते हैं। इसके साथ आप लोग का ये लेक्चर खत्म हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।